जिन डायनासोर के अवशेषों पर देश ने अरबों खर्च किए, वे अब कचरे की तरह एक कोने में पड़े हैं। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये इतने बेकार हैं कि कोई कुत्ता भी इन्हें नहीं पूछेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसे देखा, मैं तय कर लिया कि यही मेरा पहला स्पिरिचुअल बीस्ट बनेगा। ये जो पागल हो गया है, वो तो बस सड़ी हुई हड्डियां हैं। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया, फिर भी वो खुद को जीनियस समझता है। उन्हें नहीं पता कि मैंने फेरोज बीस्ट टाइप का स्पिरिचुअल बीस्ट सिस्टम लिंक किया है। ये प्राचीन जीवों के अवशेषों को डिटेक्ट करता है। उन्हें छूने पर होस्ट उनका जोनाइल फॉर्म कॉपी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता है। अवशेष जितने पूरे होंगे, खून उतना ही शुद्ध होगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उस फॉसिल को छुआ। तुरंत मेरे सामने एक पैनल आ गया। टारगेट शैरो किरिन। किरिन का एट्रीब्यूट फायर डैमेज से इम्यूनिटी। 1% इंटीग्रिटी के साथ अवशेष मिले। परफेक्ट जुवेनाइल फॉर्म कॉपी करें। अब बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने कॉपी सिलेक्ट किया। पहली बार किसी एम्परर लेवल जीव को कॉपी करने के इनाम में फॉसिल की 30% इंटीग्रिटी रिस्टोर हो गई। अगले ही पल एक चमकता हुआ सिल्वर जुवेनाइल बीस्ट मेरे सामने था। वह सिल्वर स्केल्स से ढका हुआ था। बस उसके पास जाने से ही मुझे अपनी हथेली में तेज जलन महसूस हुई। मैंने अपनी सोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाया और अपनी हथेली पर एक कॉन्ट्रैक्ट मार्क बनाया। छोटे, मेरे साथ आओ। चलो साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करते हैं। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके माथे पर मार्क बना दिया। जैसे ही मार्क टच हुआ, मुझे अपने हाथ में जलने जैसा दर्द हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड। डिटेक्शन सक्सेसफुल। इंपीरियल ब्लड लाइन लिंक्ड। उसी समय एकेडमी के ऊपर आसमान अचानक बदल गया। साफ आसमान को काले बादलों ने निगल लिया। एक हाई लेवल एनर्जी फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुई जिसने पूरी एकेडमी को ढक लिया। बिजलियां कड़कने लगीं और एक खौफनाक एनर्जी चारों ओर फैल गई, जिससे पूरी एकेडमी में हड़कंप मच गया। ये किस लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है? ये प्रेशर डराने वाला है। डीन के ऑफिस में डीन मेरे एडमिशन डेटा को देख रहे थे। स्पेशल क्लास वाली स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। कितनी शर्म की बात है। लेकिन अगले ही पल आसमान से एक सुनहरी बिजली गिरी और वो उछलकर खड़े हो गए। डीन, ये एनर्जी कोई एकेडमी में किसी स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसी हलचल मचाने वाली चीज कम से कम सॉवरेन लेवल की होगी। सॉवरेन लेवल? लेकिन डीन ने महसूस करने के लिए आंखें बंद की। उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। नहीं, यह एनर्जी सॉवरेन लेवल से ऊपर है। यह लेजेंडरी लेवल है। पहले उन्हें लगा कि जान फैन की किस्मत चमक गई है। यह जान फैन की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। डीन ने झटके से आंखें खोली और उनकी आवाज भारी हो गई। वही लड़का। अगले दिन ऑटम ट्रायल्स शुरू हुए। मुझे सबसे पहले बुलाया गया। एक बेकार इंसान जो एक स्पिरिचुअल बीस्ट तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो पहले आने के काबिल नहीं है। पक्का वो अपनी स्पेशल क्लास की एनर्जी का फायदा उठाना चाहता है। भीड़ के तानों के बीच मैं शांति से स्टेज पर चढ़ गया। जब तुम तैयार हो तो स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। मैंने एक गहरी सांस ली और पत्थर के खंभे पर कदम रखा। अगले ही पल खंभा तेज रोशनी से चमक उठा। मेरे शरीर के अंदर की एनर्जी ब्लास्ट की तरह बाहर आई। रुको, यह एनर्जी नॉर्मल नहीं है। ल्यूशन्यू ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे के हाव भाव अजीब हो गए। अगला टेस्ट। स्पिरिचुअल बीस्ट का ब्लड लाइन लेवल। इसके पास पहले से ही एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। भले ही इसने वाकई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, इसकी ब्लड लाइन ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती। कल जान फैन ने एक सोवरेन लेवल के बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। भीड़ शोर मचा रही थी। ल्यू शिन्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, अपना स्पिरिचुअल बीज दिखाओ। मैंने एक ही ख्याल के साथ धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। आज वो दिन है जब मैं और वो पूरी एकेडमी में मशहूर हो जाएंगे। बाहर आओ पिकाचू। अगले ही पल एक सफ़ेद रंग का जुवेनाइल किरिन शान से मेरे बगल में आ खड़ा हुआ। वो बर्फ जैसे सफ़ेद स्केल से ढका हुआ था। वहाँ खड़े होकर ही वो एक ऐसा प्रेशर छोड़ रहा था जो इस दुनिया का नहीं लगता था। कितना खूबसूरत स्पिरिचुअल बीस्ट है। ये बीस्ट साधारण नहीं है। जो मेरा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे वे सन्न रह गए। और ल्यू सन्यू, जो उसके सबसे करीब थी, उनके चेहरे पर बाकी सबसे ज्यादा संजीदगी थी। सिर्फ उन्हें पता था कि इस खूबसूरत शक्ल के पीछे कितनी खतरनाक ताकत छिपी है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उनकी हथेली में एक ब्लड लाइन डिटेक्टर आ गया, जिसे उन्होंने पिकाचू के माथे की ओर किया। जैसे ही डिटेक्टर उसे छुआ, एक तेज रोशनी फूटी। फिर सबकी नजरों के सामने वो मशीन वहीं फट गई। वो टूट गई। वो तो सोरीन लेवल तक ही माप सकती थी। ल्यू शन्यू ने मेरे बगल में खड़े पिकाचू को देखा और उनकी आवाज एक पल के लिए रुक गई। ये लड़का 2 साल तक बेकार होने का नाटक करता रहा। वो कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा था। कोई हैरानी कि कल का नज़ारा इतना ज़बरदस्त था। तो ये वो था। ल्यू शन्यू ने मुझे इशारा किया कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। मैंने कहा, प्रोफेसर ल्यू, मैं चैलेंज टूर्नामेंट का डिफेंडर बनना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने बात खत्म की, पूरा मैदान फिर से शांत हो गया।
ये पागल है। एक मामूली 9th रैंक बीस्ट टेमर जिसने अभी अभी एक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो डिफेंडर बनने की हिम्मत कर रहा है। एकेडमी के टूर्नामेंट में कोई भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन डिफेंडर बनने का मतलब है कि आपको हर चुनौती स्वीकार करनी होगी। 100 सालों में जितने लोगों ने कामयाबी से डिफेंड किया है, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। इससे पहले कि लियो शिन्यू ऐलान कर पाती, स्टेज के नीचे से जान फैन खुद को रोक नहीं पाया और ऊपर कूद गया। मैं भी रिंग का डिफेंडर बनना चाहता हूँ। वो स्टेज पर आया और मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे चीर देना चाहता हो। चूंकि तुम दोनों डिफेंडर बनना चाहते हो, तो पहले एक राउंड लड़ो। जीतने वाला डिफेंड करेगा, हारने वाला हट जाएगा। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? क्यों नहीं रखूंगा। मैं जोर से हंसा। पिकाचू के शरीर से सुनहरी रोशनी निकली, जिसने मुझे घेर लिया और मुझे उड़ाकर मैदान के बीच में ले गई। दूसरी तरफ जान फान नफरत से मुस्कुराया और उसने अपने पालतू जानवर एक तगड़े सिल्वर वुल्फ को बुलाया। वो खूंखार इरादे के साथ उसके पैरों के पास झुक गया। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। क्या हुआ अगर तुम्हारे स्पिरिचुअल बीस्ट की ब्लड लाइन ऊंची है? मैं टॉप लेवल का 8th ग्रेड बीस्ट टेमर हूँ। मेरी स्पिरिचुअल पावर और कंट्रोल का तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। क्या तुम बकवास बंद करोगे? पब्लिक पहले से ही बेचैन है। रिंग के लिए लड़ाई अब शुरू होती है। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, जान फैन ने तुरंत हुक्म दिया, सिल्वर वुल्फ, उस पर हमला करो। मिंगे, वार करो। लेकिन मैं बस मुस्कुराया। मैंने हाथ बढ़ाया और पिकाचू के छोटे से सिर सहलाया। अगले ही पल उसके अंदर का इंपीरियल ब्लड लाइन तेजी से फटा। स्किल, इंटिमिडेशन। उसकी ब्लड लाइन का प्रेशर एक्टिवेट करें, अपने से कम ब्लड लाइन वाले हर जीव को डराएं। एक पल में वो सिल्वर वुल्फ जो हमला करने आया था, प्रेशर की वजह से जमीन पर दब गया। वो हमला करने के लिए एक पंजा तक नहीं उठा पा रहा था, बस धीरे धीरे करा रहा था। उसने एक हमला तक नहीं किया। जान फैन का सिल्वर वुल्फ घुटनों पर आ गया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये ब्लड लाइन की ताकत थी। मिंगे, तुम ये क्या कर रहे हो? हमला करो बेकार कहीं के। लेकिन प्रेशर से कांपते हुए अगले ही पल सिल्वर वुल्फ रोशनी बनकर गायब हो गया। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ये मत कहना कि तुम्हारे पास बस यही बेकार जानवर है। तुम अपनी मौत मांग रहे हो। दांत पीसते हुए उसने एक और स्पिरिचुअल बीस्ट बुलाया। अगले ही पल एक अजीब दिखने वाला जायंट गोरिल्ला स्टेज पर धड़ाम से गिरा। ये वही गोरिल्ला नहीं है जिसे जान फैन के पिता ने उसे दिया था? क्या एक 8th ग्रेड टमेर सिर्फ 2 बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? तो कल की हलचल किसने मचाई थी? क्या वो वाकई ये गया था? ऐसा लगता है कि यह लड़का अपनी बेकार की छवि छोड़ने वाला है। लोगों की कानाफूसी जान फैन के दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि इस जायंट गोरिल्ला के पास ब्लड लाइन के दबाव को नजरअंदाज करने का हुनर था। देखते हैं अब तुम क्या करते हो। इतना कहते ही गोरिल्ला आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा। आग की लपटों में लिपटा एक बड़ा मुक्का सीधे हमारी तरफ आया। अभी मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूं। मैंने बचने की कोशिश तक नहीं की। मैंने देखा कि पिकाचू ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसके शरीर से नीली आग की एक लहर निकली। उस गर्मी ने पूरे रिंग को ढक लिया। जायंट गोरिल्ला तुरंत आग के समंदर में घिर गया। वो पागलों की तरह तड़पने लगा। तब उसे पता चला कि यह आग सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि रूह को भी जला रही थी। कुछ ही सेकंड में गोरिल्ला की आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। जान फैन के चेहरे का घमंड राख बन गया। ये कैसे मुमकिन है? मैं कैसे हार सकता हूं? मैं 8th ग्रेड बीस्ट टेनेर हूं। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। प्रोफेसर यू, क्या आप नतीजे का ऐलान कर सकती हैं? मैदान की शांति में मेरी आवाज साफ गूंजी। लियू ने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा। डिफेंस की लड़ाई का विजेता है ये। जाओ, रुको। वो आगे बढ़ा और नफरत भरी नजरों से मुझे देखने लगा। चोर, तुमने वो स्पिरिचुअल बीस्ट चुराया है जिसे मैं डीमॉन वैली से लाया था, और तुम्हारी हिम्मत देखो कि तुम उसे यहां इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसका स्पिरिचुअल बीस्ट चोरी का है? ये मुमकिन हो सकता है। 2 साल तक वो एक बीस्ट नहीं ला पाया, और जैसे ही जान फैन ने कुछ खोया, इसे मिल गया। एक पल में पूरी पब्लिक की राय बदल गई। हर कोई मुझ पर इल्जाम लगाने लगा। लियू शिन्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें पता था कि जो अंडा जान फैन डीमन वैली से लाया था, वो कभी नहीं फूट सकता था। लेकिन जान फैन सब डायरेक्टर का बेटा था, इसलिए वो चुप रहे। उनकी चुप्पी देखकर मैं अचानक हंस पड़ा। अगले ही पल मैंने हाथ उठाया और सीधा जान फैन के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जैसे ही उसने हाथ उठाया, मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके तुरंत बाद मैंने उसे एक और तमाचा मारा। इस बार ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी नाक से खून बहने लगा। ये पागल है। उसने सबके सामने जान फैन को कैसे मारा? वो सब डायरेक्टर का बेटा है। उसी समय सबके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, कितना बेरहम लड़का है। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, सब डर गए। खेल खत्म। सब डायरेक्टर आ गए। सफेद रोशनी के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी रिंग में उतरा। लियो शिन्यू ने माहौल बिगड़ते देख वहां से हटना ही समझा।
मैंने तुम्हारे जैसा घटिया स्टूडेंट आज तक नहीं देखा। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। उनका भारी दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने आंखें तक नहीं झपकाईं। ये शब्द डीन जान के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझ में क्या बुराई है। जान फान हार गया और अपनी हार बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। क्या आप अपने बेटे के लिए अपनी अक्ल खो रहे हैं? यहाँ तक कि जान फैन अक्सर एकेडमी में दूसरों पर रोब झाड़ता है और कोई कुछ नहीं कहता। दोस्त रिंग में लड़ते हैं, चोट लगना आम बात है, लेकिन चूंकि जान फैन तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, एक वाइज डीन होने के नाते सच की जांच करना मेरी जिम्मेदारी है। उसने बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन अंदर से वो बस जान फैन को वहां से ले जाना चाहता था। वो हार चुका था, फिर भी सबके सामने झूठ बोल रहा था, और अब वो सिर्फ अपने बेटे की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कभी किसी स्टूडेंट पे गलत इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने कहा, और फिर जमीन पर गिरे जान फैन की तरफ देखा। जान फैन, सबके सामने साफ साफ बताओ, तुम्हें पक्का यकीन क्यों है कि येसियो ने तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट एग चुराया है? ये सुनकर जान फैन फौरन अपने पिता का इरादा समझ गया। मैं डीमन वैली से स्पिरिट बीस्ट एग लाया था, वो हरे रंग का था। कल खाने के बाद मैंने उसे हॉस्टल के कमरे में रखा था और बाद में देखा कि वो गायब है। इसके अलावा कल सुबह तक यशो के पास कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं था। जैसे ही मेरा अंडा चोरी हुआ, इसके पास अचानक इतने सारे सबूतों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अगर उसने नहीं चुराया तो और कौन हो सकता है? जानफेन अब और भी आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था, जैसे उसने खुद को ही यकीन दिला दिया हो। तो यसिया, क्या तुम्हारे पास कोई है जो इस स्पिरिट बीस्ट के बारे में गवाही दे सके? या क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये कल से पहले भी तुम्हारे पास था? इस बाप बेटे को एक साथ नाटक करते देख मुझे बस हंसी आ रही थी। जब आप किसी को सजा देना चाहते हैं तो बहानों की कमी नहीं होती। पूरी एकेडमी जानती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। वाइस प्रिंसिपल जांग, आप किसे गवाह के तौर पर बुलाना चाहते हैं? जांगर गू मन ही मन खुश था, पर चेहरे पर ईमानदारी का ढोंग कर रहा था। तो तुम मानते हो कि तुम इस बीस्ट के बारे में नहीं बता सकते? उसने भीड़ की तरफ देखा। जो यस्याओ के साथ कमरा शेयर करते हैं वो आगे आए। कल हमने इसे चुपके से जैन फैन के कमरे में घुसते देखा था। कुछ लोगों ने तुरंत हाथ उठाए। मैं उन्हें एक नज़र में ही पहचान गया। वो सब जैन फैन के चमचे थे। जो भी जानते हो सच बताओ, अगर किसी ने जानबूझकर झूठ बोला तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उनके शब्द बड़े बड़े थे, पर उनके इशारे पर वो लड़के और भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगे। मैंने खुद इसे कमरे में घुसते देखा। हाँ, मैंने भी देखा, कोई शक नहीं। एक पल के लिए सबकी नजरें मेरे लिए बदल गईं। तो सच में इसी ने चोरी की है। गवाह सामने आ चुके थे। ये सब साफ करना नामुमकिन लग रहा था, पर जांगरगू इतने से खुश नहीं था। क्या लिन युंजिया यहाँ है? भीड़ में एक जाना पहचाना नाम सुनकर मेरी उंगलियां थोड़ी ठहर गईं। लिन युंजिया घबराहट और चापलूसी भरे चेहरे के साथ स्टेज पर आई। मैंने सुना है कि तुम और यस्यो एक ही अनाथालय में पले बड़े हो, तो तुम उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानती होगी। बताओ, अनाथालय में यस्यो की कैसी इमेज थी? वो एक पल के लिए हैरान रह गई, पर कुछ ही सेकंड्स में उसने पाला बदल लिया। यस्यो बचपन से ही अनाथालय में चोरियां करता था, इसलिए मैंने हमेशा उससे दूरी बनाकर रखी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो बचपन से मेरे पीछे चलती थी वही आज मुझे खुद धक्का देगी। कैसे आओ, अब सब साबित हो चुका है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? अपना स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो और जैन फैन की बीस्ट वापस लौटाओ। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और उसे घूर कर देखा। तुम कहते हो कि यह स्पिरिट बीस्ट जैन फैन की है? एक सुनहरी चमक हुई और किलिन फिर से मेरे ऊपर दिखाई दिया। गवाह और सबूतों के बाद भी तुम मना कर रहे हो? किलिन को देखकर उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अगर यहाँ भीड़ ना होती तो वो शायद अभी इसे खुद ही छीन लेता। मैं अचानक हंस पड़ा। किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक स्पिरिट बीस्ट है? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, आसमान का रंग बदल गया। अचानक बादल गरजने लगे और हवाएं तेज हो गई। सब इस अचानक हुए बदलाव से डर गए। अगले ही पल ऊपर से एक काली परछाई झपट्टा मारते हुए नीचे आई और मेरे सामने मजबूती से खड़ी हो गई। वो पंखों वाला एक खूंखार और अजीब बीस्ट था, जिसके चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। एक और, इसके पास एक से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट है। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ जैन फैन की तरफ देखा। जैन फैन, क्या ये बीस्ट भी तुम्हारी है? जैन फैन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। यहां तक कि जैंगर गू का चेहरा भी उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कोई दांव चलूंगा। जैसे ही वो अपनी स्पिरिट फोर्स इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुआ, आसमान से एक आवाज गूंजी। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? आसमान धीरे धीरे साफ हो गया। उसी समय एक शख्स ऊपर से नीचे उतरा। वो प्रिंसिपल थे, जिनके पीछे स्पिरिट विंग्स थे। वो एक रैंक 4 बीस्ट टेमर थे। आने संतुष्ट होकर मुस्कुराए। उनकी नज़र मेरे पास मौजूद दोनों स्पिरिट बीस्ट पर गई। जान फान ने प्रिंसिपल को देखकर राहत की सांस ली। प्रिंसिपल यशल, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता उसे एक डांट पड़ी। जांगर गो ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रिंसिपल, ये बस एक गलत फहमी थी। अब सब साफ हो गया है। जब सब साफ हो गया है तो चुप रहो। अने मुस्कुरा रहे थे,
पर उनकी बात सुनकर जांगरगू की दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अगले ही पल अने ने उन लड़कों को देखा जिन्होंने गवाही दी थी। तुम लोगों ने झूठे सबूत दिए और बुराई फैलाई। आज से तुम सब एकेडमी से निकाले जाते हो। तुम्हें दोबारा कभी एडमिशन नहीं मिलेगा। उनके चेहरे पीले पड़े। फिर अने ने जान फैन की तरफ देखा। जान फैन, अब मेरे सामने फिर से कहो, क्या यसियो ने तुम्हारी स्पिरिट बीस्ट चुराई है? जैन फैन का चेहरा कागज की तरह सफेद था। अगर वो अब भी अड़ा रहता तो एकेडमी में नहीं रह पाता। हाँ, उसने चुराई है। अने ने त्योरियां चढ़ाईं और उनकी सिर्फ एक नज़र से जैन फैन की सारी हिम्मत टूट गई। नहीं, उसने नहीं चुराई। उसने हार मान ली और सब सच सच बता दिया। सच सामने आते ही लोगों की नजरें बदल गईं। मैं तो कह ही रहा था कि एसियो ऐसा नहीं कर सकता। जान फैन कितना मतलबी है, हारने के बाद दूसरों को बर्बाद करना चाहता था। प्रिंसिपल के आने से यह हंगामा खत्म हुआ। टेस्ट जारी रहा। यह शो अब एक इंटरनल मेंबर है, क्या कोई उसे चैलेंज करना चाहता है? वहां इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सबको समझ आ गया था कि प्रिंसिपल मुझे बचा रहे हैं और मेरे पास 2 खूंखार स्पिरिट बीस्ट्स भी हैं। जाहिर है किसी की हिम्मत नहीं हुई। अने ने मुझे देखा और मुस्कुराए। टेस्ट के बाद मेरे ऑफिस आना। 5 मिनट बाद मैं उनके ऑफिस में था। जान फैन वाइस प्रिंसिपल का बेटा है, इसलिए मैं इस मामले में ज्यादा सख्त नहीं हो सकता। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मैंने सिर हिलाया। अने ने सीधे काम की बात की। नेशनल टूर्नामेंट में 3 महीने बचे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सिनाई एकेडमी को रिप्रेजेंट करो। कम से कम टॉप 10 में आना होगा। उन्होंने ये बात शांति से कही, पर मैं इसका वजन समझ सकता था। इसके बदले में एकेडमी और सिनाई शहर के सारे रिसोर्सेज में मिलेंगे, और अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। सच तो ये है कि अगर तुम वहां पहुंच गए तो मैं भी एक लेजेंडरी रैंक का स्पिरिट बीस्ट हासिल कर सकूंगा। अने जैसे रैंक 4 तैमीर के पास पहले से ही लेजेंडरी बीस्ट होनी चाहिए थी। क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह लकी होते हैं? इंपीरियल ब्लड लाइन हजारों साल पहले खत्म हो गई थी। लेजेंडरी पालना ही आज के समय में बहुत बड़ी बात है। मेरे दिल में डर बैठ गया। अगर मेरे इन 2 इंपीरियल बीस्ट्स के बारे में पूरी तरह पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। मैं तुम्हारे राज नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ रिसोर्सेज दे सकता हूँ। तुम्हें बस टॉप 10 में आना है। मैंने थोड़ा सोचा और मान लिया। ऑफिस से निकलकर मैं अपने नए कमरे में शिफ्ट हो गया। कल्टीवेशन शुरू करने के कुछ ही समय बाद मैं एक बीस्ट टमर बन गया। अपने अंदर की ताकत महसूस करके मैं हैरान था, पर मुझे पता कि ये काफी नहीं है। मुझे और मजबूत स्पिरिट बीस्ट चाहिए था। अगले दिन मुझे काम मिला, हैप्पी डीमान वैली जाना। आने ने मेरे लिए टीम ढूंढ ली थी। नेतावान एक रैंक 6 टेमर थे। हम घाटी में घुसे ही थे कि नेतावान रुके। दाने ने किसी जानवर की महक सूंघी है। सब सावधान रहो। ये रास्ता इतना खतरनाक तो नहीं था। तभी झाड़ियों से एक काली परछाई निकली। मैं पीछे की ओर धक्का खाकर खाई में गिरने लगा। गिरते वक्त एक हाथ ने मुझे पकड़ा, पर और भी परछाइयां उस पर झपट पड़ी और मेरा हाथ छूट गया। मैं गहरी खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद मैं पिकाचू के साथ अंधेरे में आगे बढ़ा। जल्द ही एक रास्ता दिखा। सिस्टम में हलचल महसूस की और मार्क कर दिया। चलो पिकाचू। हम आगे बढ़े, पर सामने सिर्फ एक दीवार थी। तभी अजीब आवाजें आईं। पिकाचू ने आग जलाई। अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं। वो मकड़ियां थीं। एक बड़ी काली मकड़ी ने हमला किया। पिकाचू। इंटिमिडेशन। पिकाचू के इंपीरियल दबाव से मकड़ी कांपने लगी। अब फ्लेम स्टॉर्म। हरी आग ने मकड़ी को जलाकर राख कर दिया। पिकाचू ने मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि इतनी बड़ी मकड़ी पहली बार देखी। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा। तभी मुझे दिखा कि जहां से मकड़ी आई थी वहां जालों से ढका एक रास्ता था। हम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ गए। जल्द ही मेरे सामने मकड़ियों का एक विशाल घोंसला आ गया। आसमान को ढकने वाले जालों के बीच इंसानी शक्लें अजीब तरह से लटकी हुई थीं और घोंसले की गहराई में नन्ही मकड़ियां इधर उधर भाग रही थीं। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये वही परछाइयां थीं जिन्होंने मुझे खाई में धकेला था। और सबसे जरूरी बात, मकड़ियों के झुंड के बीचों बीच 2 इंसान संघर्ष कर रहे थे। अभी भी लोग जिंदा हैं। बिना सोचे मैंने पिकाचू से स्पेक्ट्रल फ्लेम्स उगलने को कहा। वह सब कुछ जलाते हुए आगे बढ़ा। मकड़ी के जाले टूट गए और काली मकड़ियां बिखर गईं। मैं उन दोनों की तरफ भागा और देखा कि वे मेरी ही उम्र के एक लड़का और लड़की थे। खुशनसीबी से वे बस बेहोश थे। ये पक्का करने के बाद कि वे मरे नहीं हैं, मैंने सिस्टम द्वारा मार्क की गई जगह की ओर देखा। मलबे के नीचे दबा हुआ वो एक कंकाल का हाथ जैसा था, लेकिन वो काफी सड़ चुका था। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। मैंने उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सिस्टम का पैनल तुरंत सामने आ गया। सक्सेस इन डिटेक्शन। रेस्टोस डे क्रियाचूरा इंपीरियल। 15% इंटीग्रिटी। 15% बेशक कम है, पर कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। सच तो यह है कि मैंने पहली बार वैली ऑफ द डीमन में घुसते ही एक पूरा इंपीरियल स्केलेटन मिलने की उम्मीद नहीं की थी। जब मैं उन दोनों को बाहर लाया तो बाहर पहले से ही 3 लोग जमा थे। अच्छी खबर यह थी कि टीम के 4 में 3 लोग बच गए थे।
बुरी खबर यह थी कि रास्ता जानने वाला इकलौता शख्स अभी भी बेहोश था। जब हम सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, तभी वह लड़की अचानक एक तरफ गिर पड़ी। मैंने नीचे देखा तो उसके दाहिने हाथ पर 2 काले जख्म थे। जहर नसों के जरिए ऊपर चढ़ रहा था। शांत हो जाओ जोआन। उसने जल्दी से एक ब्लू रिंग निकाली। अगले ही पल उसकी हथेली पर एक सफेद गोली आ गई। मैं दंग रह गया। इस तरह की स्वतंत्र स्पेस वाली स्टोरेज रिंग हर किसी के पास नहीं होती। जोआन ने वह गोली लड़की के मुंह में डाल दी थी। जल्द ही उसके हाथ का जहर कम होने लगा और जख्म से जमीन पर टपकने लगा। मैं म्योह्यान से हूं। इस तरह का छोटा मोटा जहर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने सिर हिलाया। म्योह्यान में जहर और उसे उतारने के तरीके कभी कम नहीं पड़ते। जोआन अभी थोड़ा और शेखी बघारने ही वाला था कि अचानक गुफा की गहराई से एक अजीब सी आवाज आई। बहुत हो गई बातें, भागो। मैंने लड़की को पकड़ा और बाहर की ओर भागा। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। अभी भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन गुफा की दीवारों से पहले ही कई विशाल मकड़ियां बाहर आ चुकी थीं। जोआन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हम तो गए, अभी भी इतनी सारी कैसे बची हैं? वो मुड़ा और अपने जिबॉन पे सवार होकर उसी तरफ भागा जहां मैं भाग रहा था। लेकिन जैसे ही हम गुफा के द्वार पहुंचने वाले थे, हमारे सामने स्पाइडर क्वीन थी और पीछे से जंगली सूअर हमारा पीछा कर रहे थे। ये वाकई में एक बंद गली थी। मैंने कहा था कि हमें वैली ऑफ द डीमन नहीं आना चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं मर के भी यहाँ नहीं आता। भाई, तुम्हारी स्पिरिट बीस्ट एक एक करके आग क्यों उगल रही है? जल्दी कुछ सोचो। मैं उस सूअरों के झुंड को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? पिकाचू की लगभग पूरी स्पिरिट फोर्स खत्म हो चुकी है। ये सुनकर जोआन की आंखों की चमक बुझ गई। तुआन, हमला करो, इसे पीट पीट कर खत्म कर दो, वह चिल्लाया, पर खुद हिला तक नहीं। मैं भी अपनी स्पिरिट फोर्स को जबरदस्ती इस्तेमाल करने और जोखिम उठाने की तैयारी कर रहा था। अगर हम ऐसे ही हिचकिचाते रहे तो हम तीनों मारे जाएंगे। झुक जाओ। तभी उस लड़की ने कहा, जो अब तक कमजोर लग रही थी, बाहर निकलो। सोलर रे स्टॉर्म। अगले ही पल आग की एक चकाचौंध भरी किरण ने अंधेरे को चीर दिया और सीधे उस विशाल मकड़ी पर गिरी। जब मुझे होश आया तो हमारा रास्ता रोकने वाली स्पाइडर क्वीन वहां नहीं थी। सोलर रे स्टॉर्म, तुम सू फैमिली से हो? मेरा नाम सुशिलिन है और मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है। बढ़िया, बढ़िया। सू फैमिली मुझ पर एहसानमंद रहे, इसमें मेरा ही फायदा है। लेकिन सुशिलिन ने उसे सिर्फ एक बेरुखी भरी नजर से देखा। उसके चेहरे के भाव पहले से भी ज्यादा रूखे थे। फिर मैंने उसे ध्यान से देखा। जो उस लेवल की मकड़ी को एक ही वार में खत्म कर सके, वह यकीनन किसी बड़े घराने से होगी। चलो चलो, चूंकि हम मौत के मुंह से एक साथ बच निकले हैं, तो चलो एक दूसरे को जान लेते हैं। मेरा नाम यिशाओ है, मैं यहीं का हूं। जोसन दियावन, एक ठुकराया हुआ बीस्ट टेमर। वैसे मैं जहर सहने में भी माहिर हूं। वह अभी बोलना शुरू ही किया था कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। चूंकि तुम दोनों में से कोई भी साधारण नहीं है, तो क्या बाहर संपर्क करने का कोई तरीका है? सुशलिन फिर खामोश हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाई यस्याओ, तुमने बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ लिए हैं। इस नरक जैसी जगह में बाहर संपर्क करने का इकलौता जरिया मोबाइल है, लेकिन यहाँ सिग्नल नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा ही ना हो। काफी देर सोचने के बाद हमने पिछले मोड़ पर वापस जाने और दूसरा रास्ता आजमाने का फैसला किया। जल्द ही हम तीनों मोड़ पर वापस आ गए। मैं दाहिनी तरफ के रास्ते के पास ही जागा था। पहले यहाँ चलते हैं और अगर रास्ता ना मिले तो वापस आ जाएंगे। जोआन और सुशिलिन को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इस रास्ते पर धुंध पहले से भी ज्यादा घनी थी। जोआन ने जानबूझकर अपने जुबान को छानबीन के लिए भेजा, पर धुंध में 2 कदम रखते ही उसकी आवाज और शक्ल दोनों गायब हो गए। ऐसा लगता है कि यह धुंध न केवल नजरों को रोकती है, बल्कि आवाज को भी निगल जाती है। जोआन ने तुरंत अपने जुबान को वापस बुला लिया। मैं उन्हें उस दिशा में ले गया जहां मैं जागा था, लेकिन आखिर में हमें एक बंद रास्ता मिला। अब हमारे पास सिर्फ धुंध वाला रास्ता ही बचा था। मुख्य घोंसले में वापस जाना ज्यादा खतरनाक है। तुम लोगों का क्या ख्याल है? मैं राजी हूं। जब तक मुझे और मकड़ियां न देखनी पड़े, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। सुशीलन अभी भी पीली पड़ी हुई थी, पर उसने खामोशी से सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, एक और मुसीबत आ गई। मकड़ी के रेशम का एक धागा, जो एक हाथ जितना मोटा था, बिना किसी चेतावनी के घनी धुंध से बाहर निकला। जोआन को संभलने का मौका भी नहीं मिला और वो धागे में बुरी तरह उलझ गया और पलक झपकते ही हवा में खिंच गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देखते ही देखते उसे धुंध की गहराई में ले जाएगा। मेरा दिल बैठ गया और मैंने पिकाचू के साथ उसका पीछा किया। ऐसी जगह पर एक इंसान को खोने का मतलब है एक जान खोना। एलियंतो दे फेगो, बोला दे फेगो। मेरे सिर के ऊपर से एक जलती हुई लपट गुजरी, ठीक उसी ओर जहां जुआन गायब हुआ था, और वो बहुत दूर था। निशाना चूक गया। जुआन की चीखें और दूर होती जा रही थी। उसी समय मैंने अपने पीछे एक हैरान कर देने वाली चीख सुनी। मैं झटके से मुड़ा और देखा कि सुशीलन भी एक मकड़ी के धागे से लटकी हुई थी।
खुशनसीबी से उसने बहुत तेजी से रिएक्ट किया और ऊपर घात लगाए बैठी मकड़ी पर एक बोला दे फोएगो फेंक दिया। ऊपर से गिरती हुई मकड़ी पागलों की तरह तड़प रही थी और सीधे सुशीलन के सिर की ओर गिर रही थी। वह धागे के सहारे हवा में लटकी हुई थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, सोचने का समय नहीं था। मैं उसकी तरफ लपका और उसे पकड़कर एक तरफ लुढ़क गया। अगले ही पल वह जलता हुआ धागा भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा। शुक्रिया। उसका चेहरा पीला था और उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। लेकिन जब उसने उस तरफ देखा जहां जुआन गायब हुआ था तो उसकी नजरें और भी गंभीर हो गई थीं। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। 4 लोगों में से अब हम सिर्फ 2 बचे थे। अब क्या करें? मैंने उस रास्ते की ओर देखा जहां से हम आए थे। मकड़ियों के घोंसले में वापस जाना अब नामुमकिन था। हमारे पास सिर्फ धुंध वाले रास्ते पर दांव लगाने का विकल्प था। चलो, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा और सुशीलन तुरंत मेरे पीछे हो ली। घनी धुंध में लिपटे एक चौराहे पर पहुंचकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। धुंध बहुत घनी है ताकि हम अलग न हो जाएं। वो दंग रह गई। आखिरकार उसने हाथ नहीं छुड़ाया। हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे, लेकिन धुंध छंटने के बजाय और भी घनी होती गई। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन बिना किसी चेतावनी के गायब हो गई। अगले ही पल हम हार ही महसूस करने लगे। अभी भी हाथ पकड़े हुए हम अनंत अंधेरे में गिर पड़े। अगले ही पल बर्फीले पानी ने हम दोनों को निगल लिया। मैंने महसूस किया कि सुशीलन पानी में बेतहाशा हाथ पांव मार रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता। मेरे पास उसे पकड़ने और पूरी ताकत से ऊपर की ओर तैरने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब मैं उसे खींचकर किनारे तक लाया तो मैं खुद इतना थक चुका था कि जैसे टूट ही जाऊंगा। मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने वैली ऑफ द डीमन आया था। ये किसी आसमानी इम्तिहान जैसा क्यों लग रहा है? लानत है। वह भीगे हुए फर्श पर लेटी थी। उसका चेहरा बुरी तरह पीला था, लेकिन उसके कानों के किनारे बिना मेरे ध्यान ये लाल हो गए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि पानी में मैंने किसी ऐसी चीज को छू लिया था जिसे मुझे नहीं छूना चाहिए था। होस्ट के पास एक एम्परर रैंक बीस्ट का पूरा शव मिला है। माना जा रहा है कि होस्ट का मार्क पूरा नहीं है। मैं झटके से उठ बैठा। एक पूरा एम्परर कॉर्प्स। ये किस्मत तो अंधी बिल्ली के हाथ मरे हुए चूहे लगने जैसी है। लेकिन इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो पाता, मेरे सामने का स्पेस अचानक मुड़ गया। अगले ही पल सुशीलन और मुझे एक पुराने हिडन रिल्म में खींच लिया गया। ये एक पुराना हिडन रिल्म लगता है। क्या तुम भी इसे पहचानते हो? ऐसी कुछ चीजें हैं जो शायद तुम नहीं जानते, उसने शांति से कहा। पर मुझे पहले से कहीं ज्यादा यकीन था कि उसकी पहचान कोई मामूली नहीं थी। हम सिर्फ आगे ही बढ़ सकते थे। हम करीब 20 मिनट तक चले। आखिरकार मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका। तुम्हारी स्पिरिट पावर अभी तक रिकवर नहीं हुई है। उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया। हालांकि मन ही मन मुझे यह और भी अजीब लग रहा था। कायदे से उसकी स्पिरिट पावर के साथ उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। हम काफी देर तक और चले। हमारे सामने का संकरा रास्ता आखिरकार एक चौड़े रास्ते में बदल गया। सुशीलन और मैं राहत की सांस लेने ही वाले थे कि अचानक हमारे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। डरी हुई सुशीलन मेरे पास चिपक गई। मैंने भी तुरंत पिकाचू को बुला लिया। कौन है? मुड़ने पर मैंने देखा कि वो वान था। उसके होठों के कोनों पर खून था। वह लड़खड़ा रहा था जैसे अभी अभी मौत के दरवाजे से बच के आया हो। भागो! तब मैंने साफ देखा कि उसके पीछे एक साये जैसा भूत आ रहा था। सुशीलन और मैं एक साथ पीले पड़ गए। हमने जल्दी से उसे लिया और आगे की ओर भागे, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं गए थे। तभी पीछे से फिर वही जाने पहचानी आवाज आई। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। मैं मुड़ा और लगभग फिसल ही गया। जुआन बहुत तेज रफ्तार में तुअनवान पर सवार होकर आ रहा था। उसका चेहरा नीला और पीला पड़ा हुआ था, जैसे उसे जहर दिया गया हो। तुआन जख्मों से भरा हुआ था और उनके पीछे मकड़ियों की एक भारी भीड़ पड़ी थी। सबसे बुरा यह था कि वान का पीछा करने वाला भूत मकड़ियों के झुंड से टकरा गया था। पूरा रास्ता पूरी तरह से अफरा तफरी में बदल गया। हम बिना रुके अंत तक भागे। हमारे सामने आखिरकार सफेद जेट जार का एक ऊंचा चबूतरा दिखाई दिया। सिस्टम द्वारा मार्क किया गया पूरा एम्परर कॉर्प्स उसी चबूतरे पर था। ऊपर चलते हैं, शायद वहां हम बच सकें। लेकिन जैसे ही हम ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, ऊपर से एक तेज चीख आई। बचो! हम बमुश्किल एक तरफ हुए। हवा के झोंके में लिपटी एक विशाल काली परछाई ऊपर से हमारे सामने जोर से गिरी। उसने चबूतरे का रास्ता सीधे तौर पर बंद कर दिया। जैसे ही वह विशाल परछाई वहां जमी, पीछे के रास्ते से आती आवाजें और करीब होने लगी। आगे रुकावट और पीछे से पीछा। हम एक बार फिर फंस गए थे। मैंने ऊपर देखा। वह विशाल काली परछाई एक लाश की परछाई से बना मॉन्स्टर था। उस चीज को मैंने इंपीरियल बेस्टरी में देखा है, एक एंशिएंट कॉर्प्स रेलिक। क्या ये बहुत पहले विलुप्त नहीं हो गया था? घबराओ मत, ये कोई जीवित प्राणी नहीं है। ये एक कंकाल से बनी एक गार्डियन बीस्ट है। पूरी ताकत से हमला करो, ये बहुत मजबूत नहीं होगी।
कंकाल से बनी शब्द सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। ये सिर्फ एक अल्टीमेट ब्लड लाइन है, ये ज्यादा चाव नहीं कर पाएगी। वह रुकी, पर उसने अभी तक अपना असली इक्का नहीं निकाला था। तो फिर मैं संभालता हूँ। एन मौके पर मुझे खुद पर, यानी कि अपने चीटिंग वाले तरीके पर ही भरोसा करना था। मैंने सीधे पिकिचू को बुलाया और एंशिएंट कॉर्प्स रिलिक का सामना किया। उस विशाल जानवर के सामने छोटा सा पिकिचू एक नन्हे बिंदु जैसा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का एम्परर ब्लड फट पड़ा। एंशिएंट कॉर्प्स रेलिक की जंगली आंखों में पहली बार हलचल दिखी। इसके तुरंत बाद उसने भी अपने खून का दबाव प्रेशर छोड़ दिया। लेवल इंपीरियल के 2 आभा मंडल ऑराज हवा में ऐसे टकराए जैसे हवा ही फट जाएगी। ये अभी भी बच्चा है, ये दबाव बहुत ज्यादा है। जल्द ही पिकाचू की ताकत भारी पड़ेगी। प्राचीन जानवर से सीधे टकराते हुए एक भारी आवाज के साथ गार्डियन बीस्ट तुरंत गायब हो गई और जमीन पर सिर्फ एक हाथ के आकार की हड्डी रह गई। मैं उसे उठाने के लिए झुका। मैंने उसे तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया। हड्डी पूरी तरह से सोख ली गई और पुराने अवशेष सुरक्षित रहे। एब्जॉर्प्शन बढ़कर 40% हो गया, एक बार में 15% की बढ़ोतरी। मैं अब संतुष्ट था। आखिरकार एक इंपीरियल स्केलेटन का अब तक बचा रहना ही अपने आप में एक उपलब्धि थी। पीछे की चीजें हम तक पहुंचे उससे पहले हम जल्दी से ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गए। बीच में एक चीज है ना? इस टूटी हुई हड्डी के अलावा यहाँ बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? इससे पहले कि मैं बोल पाता, एक शख्स ने एक टूटा हुआ पत्थर निकाला और उसे जोर से चबूतरे पर मारा। मेरा दिल धड़क उठा। मैं उसे रुकने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन पत्थर टकराने के बाद हमारे आसपास कोई हलचल नहीं हुई। नहीं, अचानक उसने अपना सिर उठाया और उसकी नजर प्लेटफॉर्म के एक कोने पर टिक गई। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। सब खत्म। टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स चालू नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि यहां से बाहर निकला जा सकता है। ये सच है कि ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, लेकिन ये तभी काम करता है जब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इंसान हो। अब यहाँ कुछ और भी है, उसने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां एक छोटे आकार का काले रंग का जीव पड़ा था, लेकिन उसके पंजे बहुत बड़े और मोटे थे। अनडिफीटेड फॉरबिडन क्रैब। तो क्या इसे लात मारकर बाहर निकालना काफी नहीं होगा? मैंने उसे तुरंत रोका। इससे कोई फायदा नहीं होगा। फॉरबिडन क्रैब पर हर तरह के हमले का कोई असर नहीं होता। ये लगभग अमर और अविनाशी है। वे लोग वहां निराश थे, लेकिन मैं चुपके से उस विशाल कंकाल के पास पहुंच गया था और मेरे कान की परछाई में एक आवाज गूंजी। क्रीचर, अर्थ थंडर बीस्ट, रेस, पैक लॉर्ड, ब्लड लाइन, इंपीरियल लेवल, एट्रीब्यूट लाइटनिंग, कैरेक्टरिस्टिक लाइटनिंग डैमेज इम्यूनिटी। उस पैनल को देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक और इंपीरियल स्केलेटन, और वो भी पूरा। बिना एक पल की देरी के मैंने उसे सीधे सोखना शुरू कर दिया। वो विशाल कंकाल आंखों के सामने ओझल हो रहा था, लेकिन किस्मत से जाओ सन और बाकी सबका पूरा ध्यान उस फॉरबिडन क्रैब पर था। किसी ने नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूं। सब खत्म हो गया। इस बार सच में सब खत्म हो गया था। प्लेटफॉर्म के नीचे से अनगिनत डरावने जीव लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। बुजुर्ग, अब कोई और रास्ता नहीं है। ये सब मेरे इलाज का नतीजा है। मेरे सारे जीरो बीस्ट इस रहस्य में फंस गए। इस फॉरबिडन जोन तक सिर्फ लाइटनिंग, क्रेन और विंड एट्रीब्यूट्स वाले जीरो बीस्ट ही बड़ी मुश्किल से पहुंच सकते हैं। आप में से किसके पास इन 2 एट्रीब्यूट्स वाला स्पिरिट बीस्ट है? ये सुनकर जाओ सन को अचानक कुछ याद आया। रुको, अगर मुझे सही याद है तो सोलर थंडर क्लाउड लेपर्ड क्या विंड और लाइटनिंग डबल एट्रीब्यूट वाला नहीं है? वान की आंखों में भी एक पल के लिए चमक आई, लेकिन सू सिलिन कुछ देर खामोश रही। आखिरकार उसने अपना सिर हिलाया। मैंने सोलर थंडर क्लाउड लेपर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। वो जो मैंने स्पाइडर डेन में इस्तेमाल किया था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। जाओसान और मैं एक साथ दंग रह गए। रैंक 2 या उससे ऊपर का बीस्ट एमर स्पिरिचुअल पावर से एक बीस्ट शैडो कॉपी बना सकता है। कोई हैरानी नहीं कि उस मूव के बाद उसने उसे दोबारा कभी नहीं बुलाया। सो शिलिन के मानने के बाद कि सोलर थंडर क्लाउड लेपर्ड सिर्फ एक इल्यूजन था, जाओसान सन रह गया। हम बर्बाद हो गए। इस बार हम सच में यहाँ मारे जाएंगे। सुसिलिन ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। वान का चेहरा भी बहुत गंभीर हो गया था। स्पिरिट बीस्ट लगभग खत्म चुके थे और पीछे हटने का रास्ता भी बंद था। मायूसी लहर की तरफ फैल गई, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही भयानक आभा और महसूस हुई, जिसके बाद बादलों के गरजने की गूंज सुनाई दी। वो सबके कानों में गूंज उठी। ये क्या है? तीनों एक साथ मुड़े। उन्होंने देखा कि एक विशाल आकार का अर्थ थंडर बीस्ट उनके पीछे खड़ा था, जिसका उन्हें पता भी नहीं चला। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। मेरी हथेली पर एक गहरे नीले रंग का बीस्ट सील दिखाई दिया, थंडर फ्यूरी स्ट्राइक। अगले ही पल एक भयानक बिजली की रोशनी ने पूरे प्लेटफॉर्म को घेर लिया। जो मकड़ियां अभी भी ऊपर चढ़ रही थीं, वे उस धमाके के बाद तुरंत पीछे हट गई। कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म के आसपास का इलाका साफ हो गया। इस अचानक हुए मंजर ने जाओ सान का मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। बड़े भाई, आज से तुम मेरे सगे भाई हो। चिल्लाते हुए वो मेरी तरफ झपटा, लेकिन तब तक
मैं अर्थ थंडर बीस्ट को वापस भेज चुका था। वाह, तुमने इसे कितनी अच्छी तरह छुपा कर रखा था। जब तुम्हारे पास दूसरा स्पिरिट बीस्ट था तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हुए पिकेचू का सिर सहलाया। तुम्हें गलत फहमी हुई है। असल में पिकेचू ने अपना एट्रीब्यूट बदल लिया था। क्या ऐसा हो सकता है? जाओ सन ने अपनी आंखें फाड़ लीं। उसका मन कर रहा था कि पिकेचू को पकड़कर उसकी जांच करे। डबल एट्रीब्यूट, और वो भी अपनी मर्जी से बदल सकता है। तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट तो कमाल का है। मैं मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन चैन की सांस ली। अर्थ थंडर बीस्ट मेरा असली ट्रम्प कार्ड है। जब तक जान पर न आए मैं इसे कभी जाहिर नहीं करूंगा। तभी वान भी पास आया और मेरे कंधे पर जोर से थपकी दी। अब समझा कि डीन तुम्हारी इतनी कद्र क्यों करते हैं। अगली नेशनल चैंपियनशिप में तुम्हें हमारे लिए ग्लोरी लानी होगी। प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे शांत होते देख मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम्हें हमारे लिए ग्लोरी लानी होगी। प्लेटफॉर्म को शांत होते देख मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब मेरे पास 2 इंपीरियल लेवल स्पिरिट बीस्ट्स हैं। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी और बढ़ा लूं तो शायद नेशनल चैंपियनशिप के टॉप 10 में पहुंचने का मौका मिल जाए। सीक्रेट किंगडम से बाहर निकलने के बाद अगली सुबह मैं म्यूनिसिपल बिल्डिंग गया। आनी पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। देखते ही उसने मुझे एक ब्लैक गोल्ड कार्ड थमाया। ये लो, ये तुम्हारे लिए रिसोर्सेज हैं। मैंने कार्ड लिया और काफी देर तक उसे देखता रहा। ये तो कागज जैसा पतला है, बैंक कार्ड जैसा नहीं लग रहा। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? खून की एक बूंद टपकाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने सही किया। वो कार्ड तुरंत एक ब्लैक जेड रिंग में बदल गया। साथ ही मेरे दिमाग में एक स्टोरेज स्पेस दिखाई दिया। अंदर कैश का पहाड़ लगा था, 5 मिलियन। ये सबसे ऊंचे लेवल की ब्लैक जेड रिंग है। ये न सिर्फ चीजें स्टोर करती है बल्कि अपने मालिक को पहचानती भी है। अपने हाथ में उस काली अंगूठी को देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। 5 मिलियन और ऊपर से ट्रेनिंग के सारे रिसोर्सेस, ये कोई आम सौदा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा खुश होता, आनी ने आगे कहा, आज रात 8 बजे तुम्हारा एक चैलेंज है। चैलेंज? नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पहले कोई और उम्मीदवार था, लेकिन अब मैंने तुम्हें चुना है और वो इस बात से सहमत नहीं है। मैंने धीरे से अपनी नजरें उठाई। मेरे होठों पे एक मुस्कान आ गई। सहमत नहीं है तो मैं उसे पीट पीट कर मना लूंगा। आनी मुझे खिड़की के पास ले गई और उसकी पहली बात से ही चुनौती की गंभीरता साफ हो गई। हर 3 साल में होने वाला म्यूनिसिपल टूर्नामेंट देश के 120 नगर पालिकाओं को रैंक करता है। अगर तुम लिंजन सिटी का प्रतिनिधित्व करते हो तो सोचो शहर को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे शहर की है। पिछले सालों में सबसे अच्छा नतीजा क्या रहा है? 88वीं रैंक। 88वीं रैंक मतलब टॉप 10 में पहुंचना मेरी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा दबाव मत लो, बस पिछला रिकॉर्ड तोड़ दो, वही पूरे शहर के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन जल्द ही उसने मुझे बताया कि यह मुकाबला शुरू से ही सिर्फ मुक्केबाजी नहीं था। तुम्हें चैलेंज कौन दे रहा है? उसका नाम सूजी है, जो जन जन स्पिरिट बीस्ट एकेडमी से है। उस एकेडमी के पीछे जंजलिन है। पिछले 2 सालों से जंजलिन सूजी को एक जीनियस की तरह प्रमोट कर रहा है। स्पॉन्सरशिप, शोहरत, रिसोर्सेज, सब कुछ उस पर लगा दिया गया है। लेकिन अब मैंने अपना ज्यादातर दांव तुम पर लगाया है। उसका बीस्ट स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन है। वो पैदाइशी फायर अटैक से इम्यून है और सोल अटैक्स में माहिर है। उसने मेरी तरफ चिंता से देखा। तुम पूरी तरह से बैकफुट पे होगे क्योंकि वो आग से इम्यून है। मुझे लगा था कि ऐसी खूबी बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, कोई रणनीति सोचो। रात के 8 बजे लिंजन सिटी का सबसे बड़ा स्पिरिट बीस्ट स्टेडियम खचाखच भरा था। ये लड़ाई पूरे शहर में लाइव खाई जा रही थी। बिग बीस्ट कॉलोसियम में आपका स्वागत है। आज रात 8 बजे हम आपके सामने शहर का सबसे प्रतीक्षित मुकाबला पेश कर रहे हैं। लाइटें सबसे पहले बाईं ओर मुड़ी। सूजिए सबसे पहले सामने आया। वो युवा पीढ़ी का सबसे बेहतरीन रैंक 7 बीस्ट टेमर था। सूजिए। उसका स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन एक गहरे लाल रंग की मून कार जैसा लग रहा था, जिसका कवच मोटा था, पंजे ठंडे और पीठ पर एक जहरीला डंक था जो डरावनी रोशनी के साथ चमक रहा था। सूजिए, सूजिए, सूजिए। पूरा स्टेडियम उसके लिए चिल्ला रहा था। अब स्वागत करते हैं स्पेशल स्पिरिट बीस्ट क्वालिफिकेशन रखने वाले रैंक 8 टैमर ये शाओ का। जब मेरी बारी आई तो शोर काफी कम हो गया। मैं एक एक कदम बढ़ाकर अखाड़े में दाखिल हुआ। तभी मेरे पास एक पन्ना जैसी हरी आग भड़की। लपटों के बीच से एक आकृति उभरी, एक बर्फ जैसा सफेद शरीर जो नीली चमक से घिरा था, किसी पौराणिक देवीय जीव जैसा सुंदर। कितना खूबसूरत बीस्ट है। हर कोई इसके रूप की तारीफ कर रहा था, लेकिन वे जो सबसे ज्यादा देखना चाहते थे वो ये था कि मेरा फायर बीस्ट उस फायर इम्यून स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन के हाथों कैसे मरेगा। इस बीच कृपया दूसरी तरफ नजर डालें। स्वागत करें स्पेशल क्वालिफिकेशन रखने वाले रैंक 8 टेमर ये शाओ का। शब्द खत्म होते ही मैदान में शोर काफी कम हो गया। मैं शांत चेहरे के साथ रोशनी के बीच अखाड़े की ओर बढ़ा। अगले ही पल
मेरे बगल में एक पन्ना सी हरी आग भड़की, लपटें मेरे चारों ओर घूमी और आखिरकार एक रूप ले लिया, एक सफ़ेद शरीर जो नीली चमक में लिपटा था। वो इतना सुंदर था कि लग ही नहीं रहा था कि वो लड़ने आया है, बल्कि सबकी नज़रें चुराने आया है। ये शो का बीस्ट बहुत प्यारा है। उसी समय जानफान अपने विला में बैठकर लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। उसका चेहरा बहुत ही गुस्से से भरा था। कमीने, ये शो, ये बीस्ट कहाँ से आया? पापा, सूजी आज रात जीतेगा ना? ये शो का बीस्ट आग वाला है। स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन उसे आसानी से हरा देगा। मैच देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑटम फाइनल्स के टेस्ट में उसके पास कोई और नया बीस्ट नहीं था। वो सिर्फ एक इल्यूजन था। सूज ये रैंक 7 का है, वो स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये शाओ सिर्फ रैंक 8 का है। जब तक उसका बीस्ट बेअसर रहेगा, वो पक्का हारेगा। ये कहते हुए जानजिलिन ने आखिरकार अपना सिर उठाया और स्क्रीन पर मुझे घूरने लगा। उसने पहले ही सूजी को चेतावनी दे दी थी कि इस लड़ाई में उसे ये शाओ या उसके स्पिरिट बीस्ट को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि जब तक मैं लड़ता रहूंगा, सूजी मुझे शहर के टूर्नामेंट में ले जाएगा। घंटी बजी और मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल सबसे पहले हमला करने के लिए झपटा और मिन उसका सामना करने के लिए नीली हरी रोशनी की तरह तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही दोनों बीस्ट टकराने वाले थे, मिन ने अपना इंपीरियल प्रेशर रिलीज किया, लेकिन स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और मिन के सिर की तरफ जोर से घुमाया। मिन तुरंत पीछे हटा और उसी समय नीली आग भड़क उठी। अगले ही पल स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल ने अपनी पूंछ से वार किया, जिससे हवा का एक ऐसा झोंका पैदा हुआ जिसने आग को जबरदस्ती बुझा दिया। ये मिन का अब तक का सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी था। बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे थोड़ी सी आजमाइश के बाद मिन ने सीधे मुकाबला करना बंद कर दिया और उसे भटकाना और गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल विशाल था, लेकिन वो मिन तक पहुंचने में हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता था। मंजर ऐसा लग रहा था जैसे मिन पूरी तरह से दब गया हो। दर्शक मित्रों, क्या आपने देखा? सूजिए के विशाल केकड़े के सामने ये शाओ का स्पिरिट बीस्ट मुश्किल से कुछ कर पा रहा है। वो बस जान बचाकर भाग रहा है। और बस यही है लेवल टैलेंट की हकीकत। क्या फायदा कि स्पिरिट बीस्ट सुंदर है, देखने में अच्छा है, पर काम का नहीं। पूरी जनता की हूटिंग के बीच सूजिए और भी शांत होता जा रहा था। दिखावेबाज, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे मुकाबला कर पाओगे? थोड़ी देर और अपनी सदा का मजा ले लो। 10 सेकंड में मैं ये बोरिंग लड़ाई खत्म कर दूंगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दोनों बीस्ट, एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था, कभी आपस में नहीं टकराए। यहां तक कि कमेंटेटर के पास भी बोलने के लिए शब्द खत्म हो रहे थे। तभी अचानक दर्शकों के बीच से हैरानी की चीख निकली। ओह, ऐसा लग रहा था कि सूजे अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने योजना बनाई कि जब तक बीस्ट आपस में उलझे हुए हैं, वो खुद ये शॉट हमला करेगा। उसने मुट्ठी कसी और सीधे मेरी तरफ झपटा। मैं आपको याद दिला दूं कि रैंक 7 का इन्वोकेटर अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कर सकता है। उसके मुक्कों का वजन एक आम इंसान से कहीं ज्यादा होता है। लगता है सूजी का इरादा अपने ओपोनेंट को सीधे नॉकआउट करने का है। ये मत भूलिए कि हमारा सुपरस्टार दिखने में अब भी सिर्फ रैंक 8 पर ही है। पूरी ऑडियंस को लग रहा था कि मैं मुश्किल से 3 बार झेल पाऊंगा। मजाक कर रहा हूं, लेकिन जाहिर तौर पर सुजी वाकई इस मुकाबले को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। वो मेरे सामने खड़ा था, उसकी आंखों में साफ दरिंदगी दिख रही थी। अगर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं, तभी मेरी पोजीशन मजबूत होगी। उसने सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का ताना और स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल को हमला करने का ऑर्डर दिया। ईओ, खेलना बंद करो, स्पेक्ट्रल सोल एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करो, इसे फिर से वही बेकार यस्या बना दो। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का मेरे चेहरे को छूने ही वाला था, मैंने अपना हाथ उठाया और उसे सीधे रोक दिया। ये कैसे मुमकिन है? सॉरी, मैं भी रैंक 7 का हूँ। सोल पावर टैलेंट का लेवल इस रैंक के अंदर लगभग अजे है। सूजी का चेहरा पल भर में उतर गया। उसने अपना मुक्का वापस खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ लोहे की जंजीर की तरह था, जो 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। तुमने जीत का जश्न बहुत जल्दी मना लिया। अगले ही पल मैंने अपने मुक्के से पलटवार किया। ओह माय गॉड! सूजी के एक्टिव अटैक को यस्या ने बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया और सिर्फ एक मुक्के में सूजी को जमीन पर गिरा दिया। इसका मतलब है कि वो रैंक 8 नहीं, बल्कि रैंक 7 है। उस पल पूरी ऑडियंस सन्न रह गई। वो सब जो मेरा मजाक उड़ते देखना चाहते थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर तमाचा पड़ा हो। अभी सुजी संभल भी नहीं पाया था कि अचानक दूर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। फैसला सिर्फ स्पिरिट बीस्ट के बीच ही नहीं, बल्कि दोनों योद्धाओं के बीच भी होना था। सुजी ने झटके से अपना सिर घुमाया और वो नज़ारा देखा जिसे मानना उसके लिए नामुमकिन था। वो जीव जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे आग से कोई नुकसान नहीं होता, स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल, वो उस वक्त नीली हरी असली गोस्टली फ्लेम्स की लपटों में घिरा हुआ था। वो मैदान में पागलों की तरह तड़प रहा था और दीवारों से टकरा रहा था, जिससे उनमें दरारें आ रही थीं। असंभव,
ईमो को आग से नुकसान नहीं होता, फिर ये क्यों हो रहा है? घर जाकर अंदाजा लगा लेना। जवाब बहुत सीधा था। सूजी से मिलने के बाद मैंने तुरंत स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल के बारे में रिसर्च की थी। आग से बचने की उसकी ताकत उसकी लाल ऊपरी खाल से आती थी और उसकी खासियत स्पिरिचुअल अटैक था। लेकिन मिन की गोस्टली फ्लेम्स वो चीजें नहीं जलाती जो आम आग जलाती है। जब तक स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने की हिम्मत करता, वो खुद ही उस आग में कूदने जैसा था। जहां तक उसके मुक्के को रोकने की बात है, वो भी बहुत आसान था। रैंक 7 की चाबी अपनी सोल पावर को बढ़ाना और उसे लगातार शरीर के अंगों तक पहुंचाना है। दूसरों को इसमें बहुत समय लगता है, मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे। तो शुरुआत से ही ये मुकाबला कोई मुश्किल स्थिति नहीं थी, बल्कि एक जाल था। ये देखकर कि स्पेक्ट्रल स्कॉर्पियन सोल अब और नहीं झेल पाएगा, सूजी घबरा गया और उसने उसे वापस बुला लिया। फैसन, बाहर आओ। लाल पट्टों में घिरा एक तेज रफ्तार परिंदा नीचे झपटा, लेकिन मिन बस मेरे पास वापस आया और उसने अपनी लॉर्ड लेवल ब्लड लाइन का दबाव छोड़ दिया। वो परिंदा वहीं का वहीं जम गया, पंख फड़फड़ाने की हिम्मत तक नहीं हुई। आखिरकार उसे अपने पंख समेटने पड़े और वो अजीब तरह से जमीन पर उतर गया। लानत है, मैं भूल गया था कि तुम्हारे स्पिरिट बीस्ट के पास लॉर्ड लेवल ब्लड लाइन है। पूरा मैदान खामोश था। क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई समन बीस्ट बचा है? मेरा लहजा शुरू से अंत तक बिल्कुल नहीं बदला, जैसे मैं कोई मामूली बात पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई समन बीस्ट बचा है? सूजी ने गुस्से में मुट्ठी कसी। उसने बहुत देर तक खुद से संघर्ष किया और आखिरकार अपना सिर झुका लिया। मैं हार गया। अगले ही पल स्क्रीन पूरी तरह से टूट गई। येशा को बधाई, इस लड़ाई का विजेता येशा है। पूरी ऑडियंस मेरा नाम चिल्लाने लगी। उस रात लिंजन शहर में एक बार फिर मेरे नाम की गूंज सुनाई दी, और उस पल के बाद किसी ने भी म्यूनिसिपल टूर्नामेंट में मेरे लिंजन का प्रतिनिधित्व करने का विरोध नहीं किया। लेकिन जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं कुछ नफरत में जल रहे थे। टीवी के सामने बैठे जैन फैन ने एक संतरा इतनी जोर से दबाया कि उसका रस निकल गया। वो रैंक 7 तक कैसे पहुंच गया? उसे समन्वय बने हुए तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से थी कि मैं जीत गया, बल्कि इस बात से थी कि 1 हफ्ते से भी कम समय में मैंने 2 रैंक पार करी, जबकि उसे खुद रैंक 7 तक पहुंचने में 3 साल लगे थे। वो यस्याओ से डरने लगा था। अगर उसने मुझे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने दिया तो शायद मैं टॉप 20 में पहुंचाऊं। लगता है मुझे इस खतरे को पहले ही खत्म करना होगा। पिताजी, क्या आप डिसू को बुलाने की सोच रहे हैं? लेकिन डिसू का प्रभाव ओमनियन शहर में है, वो लिंजुन नहीं आ पाएंगे, है ना? अगर वो कुछ अजीब करेंगे तो पता चल जाएगा, इसलिए तुम अभी एकेडमी वापस जाओ। ये शो की हर हरकत पे नजर रखो। जैसे ही वो शहरी इलाके से बाहर निकलेगा, हमें मौका मिल जाएगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में कत्ल का इरादा साफ दिख रहा था। पिछली बार जब वो दियोलिन गया था, तब भी उसने लोग तैनात किए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़का शहर से बाहर ही नहीं निकला। दूसरी तरफ स्टेडियम से बाहर निकलते ही मुझे एक काली कमर्शियल वैन में लाया गया। बहुत अच्छे लड़के। दांसू ने खुद मेरे लिए शैंपेन का एक गिलास निकाला। वो मेरी जीत से मुझसे भी ज्यादा खुश दिख रहे थे। क्योंकि तुम आज रात इतनी सफाई से जीते हो, कोडी ने तुम्हें अपना लाइफ टाइम एम्बेसडर बनाने का फैसला किया है। कोडी, लिंजुन में समन बीस्ट की 70% इंडस्ट्री कंट्रोल करता है, लेकिन वो कभी किसी समनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। मैंने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिलियन सालाना फीस मिलेगी। शुक्रिया मेयर डांसू। मैं जानता था कि उन्होंने जरूर पर्दे के पीछे से मदद की होगी। इस दुनिया में कोई भी बिना मतलब के भला नहीं करता, लेकिन मैं देख सकता था कि वो सच में मेरा साथ दे रहे थे। दांसू, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। क्या आपने इसके बारे में सुना है? क्या चीज? डार्क गोस्टली सीड। ये मिंगजन के ट्रांजिशन के लिए है, उसकी जुवेनाइल स्टेज के लिए जरूरी चीजें। सुना तो नहीं है, पर मैं पता करवाऊंगा। तुम इन दिनों एकेडमी की लाइब्रेरी में भी देख सकते हो, ठीक है? हॉस्टल लौटने के बाद मैंने सबसे पहले मिन को बाहर डाला। उसके तुरंत बाद मैंने अपना हाथ उठाया। एक गहरा नीला बीस्ट सील चमक उठा और साथ ही बिजली की कड़क सुनाई दी। मेरा दूसरा समन बीस्ट आखिरकार फिर से सामने आया। ये एक थंडर वुल्फ था, जो मिन से भी बड़ा था। उसका चमकदार काला फर बिजली की रोशनी से घिरा हुआ था और उसकी गहरी नीली आंखों में जैसे कोई तूफान छिपा हो। वो इतना शानदार था कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। मिन तुरंत उसके पास गया और सिर झुकाकर उसे गौर से देखने लगा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। अगले ही पल दोनों छोटे जीव एक दूसरे पर झपट पड़े और लड़ने लगे। जैसे ही मैं बीच बचाव करने वाला था, मुझे समझ आया कि वो सच में नहीं लड़ रहे थे, बल्कि खेल रहे थे। लगता है एक ही बीस्ट सील में काफी समय बिताने के बाद उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी। मैंने थंडर वुल्फ को देखा। उस वक्त उसका एट्रीब्यूट पैनल मेरी आंखों के सामने आ गया। थंडर वुल्फ की डिटेल्स तेजी से दिखने लगी। स्पीशीज, थंडर अर्थ बीस्ट, स्टेज, जुवेनाइल, ब्लड लाइन, एम्परर लेवल, परफेक्ट, एट्रीब्यूट, थंडर, खासियत, लाइटनिंग डैमेज,
इम्यूनिटी, थंडर कंट्रोल। ये भेड़ियों के परिवार का एक समन्ड बीस्ट है। टैलेंट्स, सोल बॉन्ड, लॉर्ड ऑफ थंडर। स्किल्स, लाइटनिंग डांस, थंडर जजमेंट। इवोल्यूशन का रास्ता, बिजली वाले जीवों का मांस खाना, अलग अलग नाम मिलाना। ये जीव किसी अजीब रास्ते पर नहीं चलता बल्कि शुद्ध भारी डैमेज का रास्ता अपनाता है। बिजली की ताकत। मेरे एक विचार से उन दोनों ने खेलना बंद कर दिया और मेरे बगल में खड़े हो गए, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। अब तुम्हें एक नाम देने का वक्त आ गया है। मुझे सीक्रेट किंगडम में उसे हासिल करने का वो रोमांचक पल याद आया। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक शब्द आया, ओह, लेकिन उसे सिर्फ उस नाम से बुलाना ठीक नहीं लग रहा। आज से तुम्हारा नाम संपो होगा, कैसा रहेगा? थंडर अर्थ बीस्ट ने 2 सेकंड तक मुझे घूर कर देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। आओ, लगता है वो नाम से काफी खुश था। मैंने निन और संपो के साथ कुछ देर खेला और फिर सो गया। अगली सुबह नहा धोकर तैयार होकर जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे एक घिनौनी आवाज सुनाई दी, जिसे रुको जरा। मैं मुड़ा और देखा कि जैन फैन एक झूठी मुस्कान के साथ आ रहा है। कहाँ जा रहे हो? मैं साथ चलता हूँ। अगर दिमाग कोई बीमारी है तो दवाई लो और मुझे परेशान मत करो। यह अचानक उमड़ा प्यार जरूर किसी साजिश का हिस्सा था। मैंने उसे अनसुना किया और चला गया। रास्ते में एकेडमी के जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे थे, वो जरूरत से ज्यादा प्यार दिखा रहे थे। कुछ मुझे सलाम कर रहे थे, कुछ मुझे दोस्त बनाना चाहते थे। पहले जो मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब वो मेरे साथ चिपकने की कोशिश कर रहे थे। असल में ये सब इंसान के रुतबे की बात है। मैंने सबको टाल दिया और पार्किंग की तरफ चला गया। 10 मिनट बाद मेरी गाड़ी शहर के बाहर एक पुराने अनाथालय के सामने खड़ी थी। उस जाने पहचाने और पुराने आंगन को देखकर मैं भावुक हो गया। जब से मैंने हाई स्कूल शुरू किया था, मैं यहाँ वापस नहीं आया था। 5 साल बीत चुके हैं। इमारत छोटी है, कमरे कम हैं, अनाथ बच्चे और बुजुर्ग यहाँ एक साथ रहते हैं, लेकिन मेरे लिए बचपन में यही इकलौता घर था। सियान, मैंने आवाज सुनी और देखा कि ईयाएं हाथ में झाड़ू लिए खड़ी हैं। मुझे हैरानी से देखते हुए उनके हाथ से झाड़ू नीचे गिर गई और वो नम आंखों से मेरे पास आईं। मुझे पता है, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। हमारा यस्या कामयाब हो गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। इतनी जोर से आवाज दी कि सब सुन लें, हमारे अनाथालय का बड़ा सितारा वापस आया है। उनके इतना चिल्लाते ही आंगन से बुजुर्ग और बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। ये शान है। वो छोटा बच्चा अब पूरा जवान हो गया है। अब हमारा शाओ एक बड़ा सितारा है और हमें उस पर नाज है। बच्चों ने मुझे घेर लिया। उनकी आंखें मासूमियत से चमक रही थी। मैंने गाड़ी की डिक्की से वो फल और स्नैक्स निकाले जो मैं पहले ही खरीद चुका था। वाह, जब बच्चे स्नैक्स लेकर भाग गए तो आखिरकार मैं इन्हीं से शांति से बात कर पाया। इन्हीं। मैं हॉल में बैठा बुजुर्गों से अपने बचपन की शरारतें सुन रहा था और मुझे अचानक महसूस हुआ कि सिर्फ उनसे मिलने आना काफी नहीं है। इन्हीं। मैंने शहर के बीच में एक केयर सेंटर खरीदा है। उसकी मरम्मत के बाद आप सबको वहां ले जा सकती हैं। उसका नाम अब भी ब्लू स्काई ऑर्फनेज ही रहेगा। आपको क्या लगता है? मेरी बात खत्म होते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। क्या तुमने क्या कहा? ये कैसे मुमकिन है? तुम अभी सिर्फ 20 साल के हो। ये तुम्हारी पैसे खर्च करने की उम्र नहीं है। तुम इसे हम पर कैसे खर्च कर सकते हो? शांत रहिए। नहीं, ये सिर्फ मेरा नहीं, मेयर का भी आइडिया है। हमें वाकई एक बड़े अनाथालय की जरूरत है ताकि बुजुर्गों और बच्चों को एक सम्मानजनक घर मिल सके। दरअसल मेरे इस सुझाव के बाद मेयर ने सारी योजनाएं बनाने में मेरी मदद की थी। चैरिटी फंड, नई लोकेशन, भविष्य की गारंटी, सब उन्होंने ही सोचा। अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और मेरे बीस्ट को दूसरों की तरह महंगे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा पैसे होने का मतलब बस थोड़ा और आराम है, लेकिन मैं पहले से ही काफ़ी अच्छे से रह रहा हूँ। इसलिए मैं इस सुख को उन लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ जिन्होंने पहले मेरी रक्षा की थी। दिन बीतते गए, मैं अनाथालय का काम शुरू हो गया। प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ थी और जब मैं एकेडमी वापस आया तो मैंने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में एडवांस मटेरियल पढ़ने या अपनी स्पिरिचुअल पावर को निखारने में बिताता था, क्योंकि रैंक 6 किसी भी बीस्ट ट्रेनर के लिए असली चुनौती होती है। इसे हासिल करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना। दूसरा, बीस्ट की स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना। पहली चीज़ मैंने आधे महीने में जैसे तैसे हासिल कर ली, लेकिन दूसरी चीज़ में मिन और संपो के साथ हमेशा कुछ कमी रह जाती थी। मैंने बहुत सोचा और आखिरकार समझ गया कि समस्या क्या थी। रैंक 6 का फेज। रैंक 6 का मुख्य अपग्रेड यह है कि बीस्ट नई स्किल्स सीख सकता है, और स्किल्स सीखने के लिए स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके ज्ञान हासिल करना जरूरी है। लेकिन बात यह है कि मिन और सांपो अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उस दौरान मैं पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा था और डार्क गोस्ट्स, लाइटनिंग क्रीचर्स जैसे मटेरियल ढूंढ रहा था। मुझे एक भी नहीं मिला। 1 महीने बाद ब्लू स्काई ऑर्फनेज का काम पूरा हो गया। उद्घाटन के दिन इनी बहुत एक्साइटेड थी। आज ये सब जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो हमारा जयुआ है।
वो चाहती थी कि पूरा लिंज शहर जान जाए कि जिस बच्चे को उन्होंने पाला वो कामयाब हो गया है। इससे लिंजन में मेरी साख और बढ़ गई। लेकिन पूरी सुबह काम में व्यस्त रहने के बाद जब मैं डायरेक्टर के ऑफिस में बैठा तो मेरा सिर फटने लगा था। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी किसी उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लूंगा। शॉयुआन, इस ऑफिस की सजावट मैंने खुद की है, ये सही नहीं है। मैं बस यही चाहता था कि वो अनाथालय ऑर्फनेज चलाती रहें, लेकिन उन्होंने मुझे ही डायरेक्टर बनाने की जिद पकड़ ली। अब मैं उनसे बहस तो कर नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं अनाथालय का प्रशासन अच्छे से संभाल लूंगा। जब तुम साथ हो तो जाहिर है मैं निश्चिंत हूं। याद आया, उन्होंने कहा था कि उन्हें मुझे कुछ देना है। हाँ, दरअसल मैं ये तुम्हें पिछली बार पुराने अनाथालय में ही देना चाहती थी। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मुझे थमा दिया। क्या तुम्हें किंगो याद है? ये एक खत है जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ा था, किंगो। उस नाम को सुनते ही तुरंत मेरे दिमाग में एक समझदारी भरा और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। यान किंग्रो, जो मुझसे 2 साल छोटी थी, अनाथालय में मेरी सबसे अच्छी साथियों में से एक थी। लेकिन जब से मैंने हाई स्कूल शुरू किया, हमारा संपर्क टूट गया। जिस साल तुम्हारा हाई स्कूल ग्रेजुएशन था, उसी साल किंगो को एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था और इन्हीं के मुताबिक उसे कहीं और ले जाया गया था। मैंने उस खत को बिना खोले ही अपनी जेब में रख लिया। शुक्रिया, इन्हीं। मैं अभी और कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक मेरा फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कांसू, क्या बात है भाई? इन गोस्ट के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है, लेकिन तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्यों? इन गोस्ट एक खास तरह का मिनरल है। जैसे ही ये अपने प्राकृतिक स्थान से बाहर निकलता है, ये तुरंत मुरझा जाता है। ऑंगलिन शहर में कई नई खदानों का पता चला है और उनमें यह मिनरल भी है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे कैसे लाया जाए। देखता हूँ कि क्या मैं मिनरल को उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ ही तुम्हारे पास ला सकता हूँ। वातावरण के साथ खुदाई करना, ये तरीका सुनने में थोड़ा पागलपन भरा लगता है। अंकल, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद वहां जाऊंगा। विदर्ड वैली में रहने के दौरान मैं ऑंगलिन के एक स्थानीय निवासी से मिला था। उसके साथ शोर शराबा ज्यादा नहीं होगा। डिफायर, पूरी तरह से डिफायर। फोन काटने के बाद मैंने तुरंत जवान को फोन किया, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। जब मुझे शक होने लगा कि उसने मुझे गलत नंबर दिया है, तब जाकर उसने कॉल बैक किया। यस याओ, जरूर कोई खास बात होगी जो तुमने मुझे याद किया, है ना? तुम यहाँ आए हो, तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। तुमने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए, क्या तुम दूसरों को बोलने का मौका नहीं दोगे? उस दिन के बाद से तुमने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। क्या तुम मुझे थोड़ा भी याद नहीं करते? सुनो, मुझे बताओ, ऑंगलिन में हाल ही में कई नई खदानें मिली है ना? वाह, तुम्हारे पास जानकारी कितनी जल्दी पहुंचती है। उन खदानों का पता तो सिर्फ 3 घंटे पहले ही चला है। क्या उनमें इन गोस्ट भी है? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए बहुत गहरी खदानों में उतरना होगा और वो बहुत अजीब चीज है। जैसे ही वो अपनी जगह से बाहर आता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो कल सुबह मैं ऑंगलिन पहुंच जाऊंगा और हम मिलेंगे। बिल्कुल, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रहने खाने का सारा इंतजाम कर दूंगा। फोन काटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस जगह जा रहा था वह कोई आम खदान नहीं थी। ऑंगलिन की खदानें मेरी जानकारी से कहीं ज्यादा जटिल लग रही थीं। तभी आंटी इन फिर से आई। लिंडोएंजा नाम की लड़की यहाँ नर्स की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती है। अकेडमी से निकाले जाने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आंटी इन आखिर दिल की बहुत नरम है। अब से अनाथालय के मामलों का फैसला आप ही करेंगी। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। ये कहकर मैं उठ गया और चला गया। मैं कुछ समय के लिए लिंजन से बाहर होऊंगा। अगर कुछ हो तो मुझे बताइएगा। ऑंगलिन देश के सबसे बड़े खनिज संसाधनों वाले शहरों में से एक है। हमेशा टॉप 10 में रहने वाला यह पूरा शहर एक विशाल मैदान पर बना है, लेकिन असली दौलत जमीन के नीचे है। वहां लगभग हर कोई बेहद अमीर है, यहां तक कि बाहरी लोग भी। अगर उनके पास अच्छे संपर्क हों और वे 2 साल यहां रुक जाएं तो किस्मत चमक सकती है। अगली सुबह मैंने ऑंगलिन के लिए पहली फ्लाइट पकड़ी। विमान से उतरते ही मुझे भीड़ के बीच एक ऐसा आदमी दिखा जो सबका ध्यान खींच रहा था। धूप का चश्मा, काला ओवरकोट और एक अकड़ भरा अंदाज। उसे देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे वह रेड कारपेट पे जा रहा हो। भाई, तुम ऑंगलिन पहुंच गए, अब सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे और चैन से सोओगे। इस बार ऑंगलिन में सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें बेहतरीन खाना पीना और आराम दिलाने की गारंटी देता हूँ। उसकी कन्वर्टेबल कार में बैठने के बाद वह पहले मुझे शहर घुमाने ले गया। ये भी एक शहरी इलाका था, लेकिन लिंजुन इसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था। उस दिन जवान ने वाकई सब कुछ बहुत साफ कर दिया। सबसे अच्छा रेस्टोरेंट, सबसे अच्छा होटल। मैंने खूब मजे किए और फिर रात को होटल वापस आकर हमने बिजनेस की बात की। तो ये बात थी, तुम्हारी बीस्ट ऑफ जेड को इवॉल्व होने के लिए इन गोस्ट चाहिए। ये सच है कि यह कुछ खास आग वाली बीस्ट के विकास के लिए जरूरी मटेरियल है। खैर, कल मैं तुम्हारे साथ खदान में चलूंगा। शुक्रिया।
लेकिन जैसे जैसे मैं ऑंगलिन की खदानों के बारे में समझ रहा था, मुझे उस शुक्रिया की अहमियत समझ आ रही थी। यहाँ सब पैसे में खेलते हैं, लेकिन हर बार खदान में उतरते समय वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। गहराइयों में अनगिनत अजीबोगरीब जीव, रहस्यमयी साए और गायब होने की घटनाएं छिपी होती हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप हमेशा के लिए नीचे ही रह जाएंगे। खदान में मरी हुई बीस्ट ऑफ जेड की तादाद तीसरे ग्रेड तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ चलने के लिए एक पल भी नहीं सोचा। हमारी दोस्ती ने कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। उस ब्रोकन मिस्ट्री में अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहां जिंदा नहीं होता। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसने ये बात बहुत ही सच्चता से कही। अगली सुबह तक मुझे नहीं पता था कि वह इतना निश्चिंत क्यों था, क्योंकि उसका इंतजाम वाकई सब कुछ ठीक कर सकता था। अरे वाह! दूसरे दिन सुबह होते ही मैं उसके साथ ओंगलिन के सिटी हॉल की बिल्डिंग में गया और वह मुझे सीधे मेयर के ऑफिस ले गया। यंग शाओ युआन, मैं अक्सर मेल को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुनता हूँ। अब तुम्हें देखकर यकीन हो गया कि तुम एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले प्रतिभाशाली युवक हो। मैं हैरान रह गया। पता चला कि वह मेयर का सगा बेटा है। पापा, मैंने कहा था ना कि मुझे मेरे निकनेम से मत बुलाइए। मेल, मेल कितना अजीब नाम है। मैं एक असली मर्द हूँ। जॉन ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और सीधे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो बस एक छोटे से शहर का एक साधारण लड़का हूँ। अरे, तुम मेल के रक्षक हो, मुझे अंकल बुलाना बहुत औपचारिक हो जाएगा। अब से मुझे गॉडफादर बुलाओ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो बस एक मटेरियल ढूंढने आया था और अब मेरा एक नया रिश्तेदार मिल गया है। बिल्कुल, हमारी दोस्ती जान की बाजी लगाने वाली है। हम सगे भाइयों से बढ़कर हैं। मैंने खामोशी से जवान की तरफ देखा और उसे आखिरकार ज़रूरी काम याद आया। पापा, यस्याओ यहाँ इन गोस्ट ढूंढने आया है ताकि उसकी बीस्ट ऑफ जेड को इवॉल्व किया जा सके। ये तो आसान है, लुएन को उनके साथ खदान में भेजो। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया। लुएन, जो बिना ग्रेड वाला मास्टर ऑफ बीस्ट ऑफ जेड है। लुएन, इनके साथ जाओ। आदेश देने के बाद जवान के पिता वहां से ऐसे चले गए जैसे उन्होंने कोई बहुत छोटा सा काम निपटाया हो। अब हम चल सकते हैं। लुएन ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसे देखकर एक दबाव महसूस होता था, जैसे वो कोई माहिर योद्धा हो। हालांकि लुएन बातूनी नहीं है, लेकिन वह सबसे भरोसेमंद है। चलो चलते हैं। ठीक है मैल। तुम ये क्या कर रहे हो? ऑफिस से हम मजाक करते हुए गैरेज तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही जवान का फोन अचानक बज उठा। क्या बात है? मैंने आने वाली कॉल की स्क्रीन पर देखा। 3 अक्षर लिखे थे, सू सिलिन। कहिए मिस सू, आपको मुझे फोन करने का ख्याल कैसे आया? मैं ओंगलन में हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपके पास मिलने का समय है? ठीक है, मैं आपको पता भेजता हूँ। फोन रखने के बाद जवान मेरी तरफ मुड़ा। वह भी ओंगलन में ही है। क्या तुम दोनों की कोई मीटिंग तय थी? हमारी मीटिंग कैसे हो सकती थी? मैंने सिर हिलाया। नामुमकिन। ओंगलिन में अभी कई नई खदानें मिली हैं, खबर फैल चुकी है। शायद वह भी खदानों की वजह से ही यहाँ आई है। सू परिवार को खदानों की जरूरत है। कितनी अजीब बात है। तभी लुएन ने कार हमारे सामने पार्क कर दी। लुएन, पहले जिस कैफे चलो। कार में बैठने के बाद जान लगातार ओंगलिन के बारे में बातें करता रहा। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उससे भूमिगत खदानों के बारे में और जानकारी निकालना चाहता था, लेकिन उसने शुरू से अंत तक बस यही बताया कि वह कितनी पी चुका है। 10 मिनट बाद कार एक बहुत भीड़ भाड़ वाले कमर्शियल प्लाजा के सामने रुकी। जान ने मुझे इंतजार करने को कहा और खुद किसी को बुलाने अंदर चला गया। ये 6 वे कैफे बहुत बड़ा था। इसने प्लाजा के सबसे अच्छे हिस्से को घेरा हुआ था। मुझे तो शक हुआ कि ये जगह जू परिवार की ही है। कुछ ही देर में जान एक प्रिंटेड ड्रेस वाली लड़की के साथ बाहर आया। मेरी बहन जोई। कैसी है? सुंदर है ना? बहुत सुंदर। हाल ही में मेरा भाई तुम्हारे बारे में बातें करना बंद ही नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने हैंडसम होगे। जोई दिखने में थोड़ी बहुत जान जैसी थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। एक किसी जमींदार का भोला बेटा लगता था, तो दूसरी एक गंभीर युवा उद्यमी। ये कैफे मेरी बहन ने ही खोला है। उसने शून्य से शुरुआत की थी। प्रभावशाली है। थोड़ी देर बात करने के बाद जोई काम पर वापस चली गई और मैंने 2 लोगों को अपनी ओर आते देखा। सू सिलिन आ चुकी थी। आज उसने काले रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी और बाल खुले थे। वह मिस्ट्री के मुकाबले और भी ठंडी लग रही थी, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे के भाव और खराब हो गए। वो भी यहाँ है। काफी समय बाद मिले मिस्सू। जवान ने उसका अभिवादन किया, लेकिन उसने पूरे समय मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थी, जैसे वह किसी चीज से बच रहे हो। मैं थोड़ा उलझन में था। जब से हम यून में अलग हुए थे, वह अजीब व्यवहार कर रही थी। क्या वह अभी मिस्ट्री में पानी में गिरने वाली बात से नाराज थी? शाओ परिवार, शालिंगवे, जो आदमी उसके साथ था, आखिरकार बोला। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे हमसे मिलकर हम पर कोई एहसान कर रहा हो। सिर्फ शाओ परिवार ही तो है, इतना क्या घमंड? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा दिया। इस दुनिया में भी वही पुरानी सोच है। इस बार तुम लोग ओंगलिन किस लिए आए हो? सू सिलिन का ध्यान कहीं और था।
उसने जवाब नहीं दिया। मैंने सुना है कि ओंगलिन में इन घोस्ट की एक खदान मिली है, इसीलिए हम आए हैं। हम खदान में नीचे जाना चाहते हैं। क्या तुम हमें किसी की सिफारिश कर सकते हो? सू और शाओ परिवार इतने बड़े और ताकतवर हैं, फिर भी उन्हें खुद खदान में उतरने की जरूरत है। जॉन ने बस मजाक में कहा था, लेकिन शाओ लिंगुए का चेहरा पल भर में उतर गया। अगर ये दूसरे ले जाने लायक खनिज होते तो बेशक उन्हें खुद आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन गोस्ट अलग है। यहाँ के स्थानीय होने के नाते क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? उसका स्वर शांत था, लेकिन उसके लहजे में छिपा तिरस्कार साफ झलक रहा था। क्या कोई और भी है? जॉन ने थोड़ी उलझन में मुझे देखा, जैसे उसे शक हो कि उसने कुछ गलत कह दिया है, लेकिन मैं समझ गया था। शाओ परिवार का ये युवा वारिस शुरू से ही हमें नीची नजरों से देख रहा था। ये भाई सही कह रहा है, बेहतर होगा कि तुम किसी और पेशेवर स्थानीय की मदद लो। मैंने मजाक में पेशेवर शब्द पर जोर दिया। ओंगलिन के मेयर का बेटा पेशेवर नहीं है तो फिर कौन है? मुझे अचानक शक होने लगा कि क्या ऊंची जातियों के इन युवा वारिसों में ये अहंकार एक आम बीमारी है। तुम लोग भी खदान में नीचे जाना चाहते हो? आखिरकार उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही हमारी आंखें मिली उसने तुरंत नजरें हटा ली, जैसे वह जल गई हो। तो फिर साथ चलते हैं। क्या तुम गंभीर हो? खदान खतरों से भरी है, ऐसे गैर पेशेवर लोगों के साथ नीचे जाना। क्या तुम वाकई गंभीर हो? वैसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता था, तुम अभी जा सकते हो। शाओलिंगे का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। अगर वाकई कुछ होता है तो मुझे दोष मत देना कि मैंने चेतावनी ही दी थी। तकलीफ मत उठाओ। मुझे वाकई वो लोग पसंद नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाकर बात करते हैं। सो कॉल्ड महान परिवार। शाओलिंगे ने मुझे घूर कर देखा और आखिरकार ठंडे चेहरे के साथ वहां से चला गया। कितनी अजीब बात है, ये अमीर खानदान के लड़के खुद को हमेशा दूसरों से ऊपर क्यों समझते हैं? मुझे देखो, मैं भी तो एक अमीर घर का बेटा हूँ। मैं कितना दयालु और मिलनसार हूँ। हाँ, बहुत मिलनसार। मैंने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। 5 बड़े प्रतिष्ठित परिवारों की युवा पीढ़ी में अक्सर ये बेवजह का अहंकार होता है। मुझे भी ये पसंद नहीं है। खैर छोड़ो, हम तीनों फिर से एक टीम बन गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उसने ये कहते हुए अपना हाथ मेरे कंधे पर रखने की कोशिश की। सुसलिन खामोशी से एक तरफ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वह बिल्कुल भी सहज नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद हम तीनों लुएन से मिले। जान को पायलट सीट पर बैठा और सुसलिन और मैं पीछे बैठ गए। पूरे रास्ते उसने अपना सिर झुकाए रखा। वह अपनी उंगलियों से अपनी स्कर्ट का किनारा मरोड़ रही थी, जैसे वह थोड़ी घबराई हुई हो। मैं दूसरी ओर खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने दिमाग में खदान की यात्रा का हिसाब लगा रहा था। 10 मिनट बाद कार लोगों से भरे एक बाजार के सामने रुकी। उड़ती हुई धूल ने जमीन को ढका हुआ था। आसपास कोई ऊंची इमारत नहीं थी, बस हर तरफ अजीबोगरीब मिनरल्स दिखाने वाली दुकानें थीं। इसके तुरंत बाद एक आदमी बाजार से तेजी से बाहर आया और हमें नीचे की ओर जाने वाले एक गुप्त रास्ते की ओर ले गया। जमीन जो पहले सपाट थी अचानक खुल गई और एक प्रवेश द्वार बन गया। कार के साथ नीचे उतरने के बाद लुएन ने गाड़ी को और नीचे की ओर बढ़ाया। ऊपर का शोर शराबा तेजी से गायब हो गया। वह रास्ता नीली रोशनी से जगमगा रहा था। आगे चलकर मुझे एक भूमिगत दुनिया दिखी जिसका कोई अंत नहीं लग रहा था। नीली रोशनी अनगिनत रास्तों और दुकानों को रोशन कर रही थी, जैसे जमीन के नीचे कोई पूरा शहर छिपा हो। ऊपर की धूल भरी दुकानों के मुकाबले यहाँ के मिनरल्स किसी दूसरी दुनिया की चीजें लगे थे। जब जान ने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला तब जाकर मैं होश में आया। ऊपर जो था वह तो बस बुनियादी चीजें थीं। यहाँ रेड स्पिरिट सिटी का सबसे बड़ा मिनरल मार्केट है। उस पर मुझे अचानक समझ आया कि दुनिया साधारण नहीं है, बल्कि लिमजन ने मेरी कल्पनाओं को बहुत सीमित कर दिया था। लुएन के पीछे पीछे हम गहराइयों की ओर बढ़े। एक आम इंसान को खदान में नीचे जाने के लिए कई सुरक्षा जांचों से गुजरना पड़ता, लेकिन जावान और लुएन साफ तौर पर आम लोग नहीं थे। उनके लिए हर रास्ता खुला था। एक वेटिंग रूम में पहुंचकर जवान ने अचानक मेरी तरफ एक अंगूठी उछाली। इसमें खदान में उतरने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। मैंने अंदर देखा और 3 चीज़ें पाई, एक ब्लैक पॉइंट, एक ब्रेसलेट और एक पिस्तौल। ये अंगूठी तुम अपने पास ही रखो। हालांकि ये सबसे अच्छी नहीं है, पर फिर भी इसकी कुछ कीमत है। मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने चीज़ें निकाल कर उसे अंगूठी वापस कर दी। शुक्रिया, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक अंगूठी है। मैंने अपना हाथ उठाकर ब्लैक गोल्ड रिंग दिखाई। ब्लैक गोल्ड, ये तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी की अंगूठी है। मेरे पिता भी इसे मेरे लिए खरीदने को तैयार नहीं होते। तुम्हें ये कहाँ से मिली? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये बताओ कि खदान में जाने से पहले ये 3 चीजें क्या हैं? ये एक सेट है। इन्हें एक पल में नहीं समझाया जा सकता। जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तब समझ जाओगे। यहाँ चेंजिंग रूम है। सुसिलिन, पहले तुम जाकर कपड़े बदल लो। माइन में नीचे जाने के लिए स्कर्ट आरामदायक नहीं होती। 5 मिनट बाद सुसिलिन गहरे नीले रंग के कैजुअल कपड़ों में बाहर आती है। वह अब भी वही इंसान है, पर कम से कम अब वह रेड कारपेट पर जाने के बजाय माइन में जाने वाली लग रही है। तैयार हो? चलो।
जूजान मुझे और सुसिलिन को लकड़ी के दरवाजे की तरफ ले जाता है। उसके पीछे एक लिफ्ट है। ल्यूएन पहले से ही अंदर इंतजार कर रहा है। लिफ्ट में सिर्फ 3 बटन है, ऊपर, बीच और नीचे। और इस समय नीचे वाला बटन जल रहा है। जाहिर है ये सीधे बीटा तक जाने वाली लिफ्ट है। हम बिना रुके नीचे उतरने लगते हैं। जान बिना रुके बोले जा रहा है, डोंगलिन सिटी के खाने पीने से लेकर वहाँ की नाइट लाइफ तक, और फिर किसी दुकान की बदमिजाज मालकिन के बारे में। मैं बीटा के बारे में कुछ जानना चाहता था, पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने तक मुझे किसी टूरिस्ट गाइड की बातें सुननी पड़ी। अचानक मिट्टी और बदबू से भरी हवा का एक झोंका अंदर आता है। मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, पर सुसिलिन का चेहरा पल भर में पीला पड़ जाता है। इसे इस्तेमाल करो, वह उंगली के आकार की एक छोटी सी काली चीज निकालते हुए कहता है और उसे सुसिलिन की कनपटी पर दबा देता है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक पारदर्शी मास्क फैल जाता है। मैं दंग रह जाता हूँ। यह नामुमकिन है। क्या बाहर की टेक्नोलॉजी इस मुकाम तक पहुंच गई है? तुम भी अपना पहन लो। मैं जल्दी से उसे पहन लेता हूँ। जैसे ही मास्क फिट होता है, सारी बदबू गायब हो जाती है। ये न केवल हवा को साफ करता है, बल्कि इसमें नाइट विजन भी इनबिल्ट है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे पहनने पर कुछ महसूस ही नहीं होता और देखने में भी कोई रुकावट नहीं आती। अब ये ब्रेसलेट्स भी पहन लो। जैसे ही हमने ब्रेसलेट्स पहने, हमारे सामने एक टेक्स्ट लाइन हुई, वेलकम टू द ओरिजिनल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कनेक्टिंग विद द डिटेक्शन ब्रेसलेट, कनेक्शन कंप्लीटेड, अबाउट टू सिंक्रोनाइज मैप इंफॉर्मेशन। अगले ही पल ऊपर दाईं ओर एक गोल नक्शा दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही वहां एक चमकता हुआ हरा बिंदु है। यह नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस गेम का इंटरफेस था जो मैं पहले खेला करता था। ब्रेसलेट लगातार 100 मीटर के दायरे में जमीन को स्कैन करता है। नक्शा तुम्हारे मास्क के ऊपरी दाएं कोने में सिंक हो जाता है। हरा बिंदु तुम्हारा है। ये कहते हुए वो अपने ब्रेसलेट को मेरे ब्रेसलेट से छूता है। तुरंत नक्शे पर एक नीला बिंदु दिखाई देता है। नीला बिंदु साथियों को दर्शाता है। देखते ही देखते मेरे नक्शे पर 3 नीले बिंदु आ जाते हैं। मैं कुछ सेकंड तक खामोशी से नक्शे को देखता रहा। ऐसा नहीं है कि डोंगलिन सिटी बहुत ज़्यादा एडवांस है। बात बस यह है कि लिंजन ने मुझे बिना किसी बाहरी अनुभव के पाला है।